मुमताज भाई देखिए, इजराइल जो है वो खत्म हो चुका है। थोथा चने बाजे खना, समझ रहे हैं आप? ये कहावत हम लोग के गांव में कि जो चना खाली होता है वो बजता बहुत ज्यादा है। गांधी के रास्ते से, नेल्सन मंडेला के रास्ते से, शांति के रास्ते से हथियार को नीचे रख करके और लोग अगर पैदल चल देंगे, मुझे उम्मीद है कि कम से कम 1 करोड़ लोग पहुंच जाएंगे वहां। मैंने मुमताज भाई आज एक खबर देखी, लंदन के अंदर एक गजा कोला बनाया गया है। गजा बाकायदा, उस पर गजा का नक्शा और झंडा है हरे रंग का, फिलिस्तीन का झंडा है उस पर, और गजा कोला नाम दिया गया उसको। और ये ऐलान किया है कंपनी ने कि इस गजा कोला से जो भी प्रॉफिट आएगा वो पैसा गजा के बेहतरी के लिए, गजा की भूख को मिटाने के लिए, वहां पे डेवलपमेंट करने के लिए खर्च किया जाएगा। और रफा बॉर्डर से नहीं, जब भी कूच करेंगे तो याद रखिए जॉर्डन बॉर्डर से कूच करेंगे, जहां से 140 किलोमीटर तेल अवीव है। अपडेट आई है यहाँ पे नूर साहब ने कहा सऊदी अरब से भी बगावत शुरू हो चुकी है। लोग चेहरे को छुपाकर अपनी सरकार के खिलाफ और गाजा के समर्थन में बोल रहे हैं। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा गाजा की, क्योंकि गाजा की हिमायत में पूरी दुनिया से आवाज उठ रही है। अब बाकायदा पैदल ग्लोबल मार्च का ऐलान किया गया है, जिसमें 1 लाख लोगों ने यूरोपीय ममालिक देशों से रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन जब हमने इस सिलसिले में फजील अहमद जो हमारे एक्सपर्ट हैं बात की, तो उन्होंने कहा कि 1 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ लोग गाजा के लिए रवाना हो रहे हैं और वहां वो पहुंचेंगे। तो ये आप देखिए कि क्यों ये बात कही है और कैसे कही है, इस पर सुनिए फजील अहमद साहब ने क्या कहा। लोग 1 लाख लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, और जो आप कहते थे यूरोपीय ममालिक के लोग हैं अभी। अब जब वो आएंगे जाहिर है तो लोकल में भी लोग निकलेंगे। फिर मुझे ऐसा लग रहा है ये तो रजिस्ट्रेशन करा के निकले बहुत सारे, तो बहुत सारे बगैर रजिस्ट्रेशन के फिर आएंगे। अब यहाँ पे 32 यूरोपीय ममालिक के लोग हैं, 1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक हो गया है। वो सब राफा बॉर्डर पे मार्च करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो जिस तरह से जुल्म हो रहा है क्या कहेंगे। मैं यहीं से शुरुआत करूंगा कि ये जो चीजें सामने आ रही हैं कि अवाम का प्रेशर बहुत है। अभी मैं पढ़ रहा था कि नॉर्वे में वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो क्या उनको वहां पूरे दफ्तर को कब्जा कर लिया लोगों ने और कहा कि रिश्ता खत्म करो इजराइल से, अभी ऐलान करो कंपनियों के बारे में। तो इस तरह की जो चीजें सामने आ रही, कैसे देखते हैं आप फदील साहब? ये अब अवामी जो है वो चीजें आ रही हैं। मैंने मुमताज भाई आज एक खबर देखी, लंदन के अंदर एक गजा कोला बनाया गया है। गजा बाकायदा, उस पर गजा का नक्शा और झंडा है हरे रंग का, फिलिस्तीन का झंडा है उस पर, और गजा कोला नाम दिया गया उसको। और ये ऐलान किया है कंपनी ने कि इस गजा कोला से जो भी प्रॉफिट आएगा वो पैसा गजा के बेहतरी के लिए, गजा की भूख को मिटाने के लिए, वहां पे डेवलपमेंट करने के लिए खर्च किया जाएगा। ये लंदन की खबर है। बाकी मुस्लिम कंट्रियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब लंदन, फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी फिलिस्तीन गजा के साथ खड़ा हो रहा है, थोड़ा वक्त लगता है किसी भी काम को करने में, थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन जो कुर्बानी 52,000 लोगों ने दी है और अभी भी लोग दे रहे हैं। गजा का हालत ऐसा है कि रोटी के लिए लोग झगड़े कर रहे हैं, बेकरियां लूट रहे, खाने का सामान लूट रहे, इस कदर लोग कूड़े में से खाना खोज रहे। बच्चे, अच्छे अच्छी लोग जो हैं, जो वहाँ बचा हुआ खाना जो लोग फेंक दे रहे, उसमें से भी लोग खाना खोज के उसको रख करके खा के गुजारा कर रहे। ये हालात क्या दुनिया के लोग नहीं देख रहे, या अरब के लोग नहीं देख रहे, जॉर्डन के लोग नहीं देख रहे? और रफा बॉर्डर से नहीं, जब भी कूच करेंगे तो याद रखिए जॉर्डन बॉर्डर से कूच करेंगे, जहां से 140 किलोमीटर तेल अवीव है। सबसे आसान रास्ता जॉर्डन से तेल अवीव का है, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर बिना बंदूक के अगर पैदल भी लोग कूच कर देंगे ना, आधी दुनिया पहुंच जाएगी इजराइल के अंदर।
बिना हथियार के, गांधी का रास्ते से, नेल्सन मंडेला के रास्ते से, शांति के रास्ते से, हथियार को नीचे रख करके और लोग अगर पैदल चल देंगे, मुझे उम्मीद है कि कम से कम 1 करोड़ लोग पहुंच जाएंगे वहां। अगर ये हथियार बंद फौज खड़ी हो तो कम से कम 1 लाख नहीं, ये 10-20 लाख का रजिस्ट्रेशन, क्या 50 लाख का भी हो जाएगा, और पूरे दुनिया से लोग आएंगे और वहां पे गजा गजा की आजादी के लिए, फिलिस्तीन की आजादी के लिए तेल अवीव तक मार्च करेंगे। और 5-10 लाख तो सेना सबकी आप जोड़ लीजिए, अफगानिस्तान हो जाएगा, इराक हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, 1.5-2 लाख तो होती ही है, फिर हमास है, फिर हिजबुल्ला है, लेबनान है, ये सारे लोग अगर, और सीरिया में भी आम आदमी जो है वो फिलिस्तीन के साथ है। आम आदमी वहां की समस्या अलग है, लेकिन इसराइल और फिलिस्तीन की जब बात आती है, खुद अलशूरा भी, जो पहले जुलानी थे, अभी अमेरिका ने उनको नया सम्मान दे दिया है, अलशूरा बोलते हैं उनको। देखिए कितना खतरनाक दिमाग है इन लोग का। जब ये इनके दुश्मन थे तो जुलानी थे, अब अलशूरा हो गए। अब दुनिया सोच रही कि अलशूरा कौन है भाई, हम तो आज पहली बार नाम सुन रहे हैं। ये दुनिया के लोग, तमाम भारत में भी कई लोग हमसे पूछे कि अरे ये अलशूरा सीरिया में कौन है। अब जुलानी आतंकवादी था, उसका लोग नाम अब शांति अलशूरा रख दिए। देख कितनी खतरनाक सोच है इन लोगों की, समझ रहे हैं आप। तो जैसे जो है, खैर हम इंडिया पर तो कोई बात नहीं करेंगे, वहीं पे रहेंगे तो ठीक है। तो ये अलशूरा जो है, भले अलशूरा भी खुद इसराइल को चैलेंज कर रहे हैं। अब तो अमेरिका तो उनको मनाने की कोशिश कर रहा है, अभी माने थोड़े अलशूरा। अलशूरा तो अभी मनाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है कि भाई तुम्हारे ऊपर से इनाम हटा दिया, तुम्हारा आतंकवादी टैग हटा दिया, तो हम नेशनलिस्ट हो गए हो, अब तुम वो नहीं हो, आतंकवादी नहीं हो, तुम्हारे ऊपर से सारा हटा के, और उनको पैकेज भी दिया है। लेकिन अलशूरा अभी मान कहाँ रहे। अलशूरा तो कह रहे कि गोलान हाइट पहले खाली कराओ, सीरिया का हिस्सा है वो गोलान हाइट, उधर तुर्की कहता है कि हमारा हिस्सा है, और इसराइल को पता नहीं क्या इंटरेस्ट है गोलान हाइट में, कि वो हर हाल में गोलान हाइट में रहना चाहता है, हटना ही नहीं चाहता वहां से। ये जो सिस्टम है अभी, अगर अमेरिका ये सोच रहा है, अमेरिका ने तो रूस को बना लिया था, आज सबसे बड़ा हमला पुतिन ने किया है यूक्रेन पर, कल से हमले चालू हैं। तो कोई बात मान नहीं रहा है इनकी, ट्रम्प चचा जो है, प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये किसी कोई इनकी बात मान नहीं रहा है। ये गए रूस को मनाने, रूस ने कह दिया हमको पूरा यूक्रेन चाहिए, जिस पर नाराज हो गए प्रेसिडेंट ट्रम्प। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जब बात कर रहे हैं अलशूरा से, उनको लग रहा है कि अलशूरा को हम मना लेंगे तो इसराइल को मान्यता दे देगा, तो गोलान हाइट को मान जाएगा कि गोलान हाइट इसराइल के पास रहेगी। जबकि अलशूरा ऐसा कभी नहीं कर सकते। जुलानी, हम लोग तो उनको जुलानी ही कहते हैं, वो तो अमेरिका का दिया हुआ नाम है। जुलानी कभी भी गोलान हाइट पर कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि आज जुलानी जो भी बने हैं वो टर्की के सपोर्ट से बने हैं, और टर्की का सबसे बड़ा मकसद है गोलान हाइट को कब्जा करना, अपने कंट्रोल में लेना। कभी भी टर्की इनको ये नहीं कहने देगा कि आप गोलान हाइट छोड़ दो, और आवाम को तो रोक ही नहीं सकते। आवाम तो तैयार बैठी है फिलिस्तीन के लिए अपना खून बहाने के लिए। तो सीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और चीन, रूस, और अगर लड़ाई की बात हम करें तो किंग जॉन, ये सब लोग मिल करके अगर ईरान के साथ मिल करके लड़ाई लड़ेंगे, इसराइल को पता है कि उसका वजूद मिट जाएगा। रोज धमकाने की बस एक बात कर, अब उनके पास कुछ नहीं रह गया है, सिर्फ धमकी रह गई है। बड़ा जब हाथी गिरता है ना, तो बस कुछ होता नहीं है, आवाज एक बार होती है लेकिन उसके बाद कुछ होता नहीं है। ये जो एक बार, अब टाइम में बहुत कम है, नहीं तो मैं एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाला था कि हाथी की भी अपनी एक कहानी होती है। तो दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि जो हमारा रक्षक होता है ना, वही हमारा भक्षक होता है। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी एक बात कहते थे कि जो आपका रक्षक है वही आपका सबसे बड़ा शोषक है। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि एक आदमी उनका नौकर था, घर घरेलू काम करता था, देखता था, तो कहता था जब उनको रात में सोने जाता था तो उनका पैर दबाता था, और जब पैर दबाता था
तो कहता था साहब हमारी नौकरी लगा दीजिए। तो कहते थे ठीक है कल देखेंगे, तुमसे बात करेंगे, किसी से तुम्हारी नौकरी लगा देंगे। लेकिन चंद्रशेखर जी ने अकेले में हम लोगों से कहा, हम लोग 3-4 आदमी बैठे थे, अकेले में उन्होंने कहा कि जो पोषक होता है ना वही सबसे बड़ा शोषक होता है। ये मेरा बेटा से भी बढ़ के मैं उसको प्यार करता हूँ, बहुत मानता हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जब हमारा पैर दबाएगा रात में तो कहता है साहब हमारी नौकरी लगा दो। अब हमारी समस्या ये है कि अगर हम इसकी नौकरी लगा देंगे तो फिर मेरा काम कौन करेगा, मेरा पैर कौन दबाएगा, मेरी सारी चीजों को इसको कौन सी दवा कब खानी ये सब इसको पता रहता है। अब नया आदमी को हम कब ट्रेंड करेंगे पता नहीं, ट्रेंड होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन जब ये कहता है तो हम कहते हैं कि हमारा तीसरा बेटा है, नीरज और पंकज की भाई हमारा तीसरा बेटा है। बेटा तो है लेकिन नौकरी इसकी नहीं लगा सकते, क्योंकि नौकरी लगा देंगे तो चला जाएगा। उन्होंने उदाहरण खुद अपने ऊपर वो बात कही कि जो पोषक होता है वही सबसे बड़ा शोषक होता है। मुझे लग रहा है कि अमेरिका के साथ जो इजराइल का हाल है, इजराइल का हाल वही हो गया है जो चंद्रशेखर जी के नौकर का हाल था। सबसे अजीज इसराइल है अमेरिका के लिए, लेकिन कभी भी अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में वो हीरो बन के इजराइल निकले, क्योंकि अगर वो हीरो बन गया फिर अमेरिका को कौन पूछेगा। आज नेतन्याहू इतना बड़ा कंट्री दुनिया में उनका नाम है, वो क्यों जाएंगे। अगर उनको पावर मिल गया, अगर वो अमेरिका से बड़े पावर में आ गए तो उनको अमेरिका से क्या लेना देना, ये अमेरिका नहीं जानता इस बात को। ये जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। जी मुमताज भाई। इस सिलसिले में बात करते हुए जब हमने गाजा के सिलसिले में बात की तो ये बात भी सामने आई कि अब सऊदी अरब में भी बाकायदा आवाज़ उठने लगी है। वहाँ पर भी चेहरे को छुपा करके मोहम्मद बिन सलमान से मुतालबा किया जा रहा है कि वो भी गाजा के सिलसिले में बोलें कि जब पूरी दुनिया बोल रही है तो वो खामोश कैसे रह सकते हैं। इस पर देखिए कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं अंजरुल बारी साहब ने उन्होंने क्या कहा। अपडेट आई है यहाँ पे नूर साहब ने कहा सऊदी अरब से भी बगावत शुरू हो चुकी है, लोग चेहरे को छुपाकर अपनी सरकार के खिलाफ और गाजा के समर्थन में बोल रहे हैं। एक और उन्होंने अपडेट किया है कि वहां पे काश्मीरियन को सऊदी ने इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने कहा है कि जुआ घरों, वैश्यालयों और गंदे संगीत समारोह में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये उन्होंने कहा। तो इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। नूर साहब ने कहा है कि 25,000 आईडीएफ अब तक गाजा में मारे जा चुके हैं। 25,000 जिनकी डिटेल नहीं दी जा रही है। तो ये नूर साहब ने कहा, ये खबर देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि जो भी दिया करें उसके सोर्स जरूर बताया करें कि 25,000 मारे गए। तो ये तमाम बातें आ रही हैं। मैं अंदर साहब ये बार बार एक ही चीज पे है कि भाई मीटिंगें हो रही, बातचीत हो रही है, लेकिन फौरी तौर पर चाराजोई हो, क्योंकि वहां जिस तरह से लोग मारे जा रहे हैं, भूख से मरे जा रहे हैं। अब लोग 10 जून को चलेंगे, कोई 15 जून को प्रोटेस्ट करेगा, कोई कब होगा। भाई वहां पे लोग बहुत ज्यादा मर रहे हैं। तो फौरी तौर पर क्या होना चाहिए, किस तरह का वो वहां पे होना चाहिए। और ईरान भी आज मस्कट गया जो गाजा पे ही बात कर रहा है। तो क्या कोई फौरी तौर पर हल निकलने की उम्मीद है कि फौरन, क्योंकि अगर ईरान और अमेरिका में बातचीत हो जाती है तो मैं समझता हूं कि ईरान बातचीत पहली शर्त ही रखेगा कि गाजा में जंग रोकी जाए सबसे पहले। क्या लग रहा है आपको अंदर साहब? बिल्कुल। देखिए, दो जगह इस वक्त फिलहाल जो है मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत चल रही है। एक तो दोहा का प्लेटफॉर्म है जहां पर इस मसले पर बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ जो है इजिप्ट के अंदर कायरो में जो है बातचीत चल रही है। वहां पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर किस तरह से रसद पहुंचाई जाएगी उसको लेकर के बातचीत चल रही है। दोनों जगह से फिलहाल जो खबरें मौसूल हुई हैं, हालांकि ये कहा जा सकता है कि अभी उनकी उस तरह से तस्दीक सरकारों की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन चाहे वहाँ का मीडिया हो, वहाँ के जो गहरी नजर रखने वाले लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो तमाम के तमाम लोगों का मानना ये है कि चाहे दोहा मुज़ाकरात हो या फिर इजिप्ट कैरो मुज़ाकरात हो, दोनों जगह से पॉजिटिव पेशरफ्त की खबरें सामने आई हैं। तो जिसके बाद ये अंदेशा खासतौर से इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि जल्द ही किसी अच्छे ऐलान की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि दोहा के अंदर हमास ने अमेरिका का जो प्रपोजल था
उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। और उसमें जो भी उस प्रपोजल में ये कहा गया है कि तकरीबन 10 इजरायलियों को 2 मरहले के अंदर रिलीज किया जाएगा, और जिस दिन इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा उस दिन 5 इजरायलियों को रिलीज किया जाएगा, और आखिरी दिन जो है 5 इजरायलियों को रिलीज किया जाएगा। ये एक तरह का टाई अप हुआ है। उसपे दोनों तरफ से अमेरिकन प्रशासन भी पूरी तरह से मान गया है, और विटकोफ जो कि उस एरिया के इंचार्ज है वहां पर, उन्होंने अपना ये रेजोल्यूशन कंप्लीट करके ट्रंप प्रशासन को भेजा हुआ है। वहां से एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है, लेकिन खबर इस तरह की भी आ रही है कि इजराइल ने इस तरह के जो भी मुज़ाकराती अमल है उसको फिलहाल रिजेक्ट किया है, लेकिन अभी उसकी ओपनली तस्दीक नहीं हुई है। ये इस तरह की खबरें आई हैं। उसमें ये भी कहा गया है कि पूरी तरह से ट्रंप जब ऐलान करेंगे तो वो ट्रंप ये भी ऐलान करेंगे कि इजराइल का मुकम्मल इनखला गाजा के अंदर से होगा। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा हो। और ये जो पूरा मुज़ाकराती अमल है, यानी जो सीज फायर होगा, ये सीज फायर तकरीबन 60 दिन का होगा। और ये इस सिलसिले में फिलहाल पेशरफ्त की खबर है। और अगर ये पेशरफ्त हो जाती है, क्योंकि हमास ने इसको एक्सेप्ट किया है और उसने अपनी इसमें हामी भर दी है। अगर बुश वो माफ कीजिएगा ट्रंप प्रशासन की तरफ से इसका ऐलान किया जाता है, तो इजराइल के लिए सबसे ज्यादा हजीमत का सामना होगा, क्योंकि इजराइल अमेरिका के बल पे ही जीता आया है। और जब अमेरिका इस तरह की निगाहें या इस तरह का रवैया अपनाएगा, तो जाहिर है कि ये इजराइल के लिए एक तरह से ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से खत्म हो जाने वाली बात होगी। और जिस तरफ अभी कुछ देर पहले फजील साहब ने या गलबन आपने इशारा किया कि इजराइल पूरी तरह से अकेला पड़ता हुआ जा रहा है, अमेरिका जो उसका अपना अलाई है वो भी मुकम्मल तौर पर अब निगाहें अपनी फेरता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको भी ये पता है कि दुनिया में अमेरिका की जो एक छवि है, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर शो करता रहा है। और जाहिर है कि जब इस तरह के हालात बने और उसमें अमेरिका नाकाम साबित हो और इजराइल का पलड़ा किसी तरह से भारी होता हुआ नजर आएगा, तो अमेरिका कभी भी इस चीज को पसंद नहीं करेगा। और उसने तो जो है सुपर पावर रशिया को भी इसी चक्कर में खत्म किया है। दुनिया में जितनी अशांति इस वक्त आप देख रहे हैं, वो सिर्फ अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अमेरिका कर रहा है। और अगर एक छोटा सा मुल्क इजराइल, जो कि मुल्क नहीं कहा जा सकता, कि वो जो है एक गासिबाना कब्जा है फिलिस्तीन के ऊपर, जिसे दुनिया ने जबरन फिलिस्तीन को दुनिया के नक्शे पर ला करके खड़ा किया है, और उसका आज लोगों को गलती का अपने इस गलती का एहसास भी हो रहा है लोगों को। और यही वजह है कि जो लोगों का दोहरा रुख फिलहाल इजराइल को लेकर के बदलता हुआ जो चेहरा है, वो शायद इसी का एक नतीजा है कि आज इजराइल अपने आप में बिल्कुल अकेला और तन्हा होता हुआ नजर आ रहा है। मुमताज, इस सिलसिले में हमने जब बात की फजील अहमद से मजीद, तो उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि ये जो हथियार आ रहे हैं या इजराइल जो कर रहा है, अब सब उल्टा पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि यकीनन सऊदी अरब या कतर या यूएई ने अमेरिका से हथियार खरीदे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल वो कहाँ करेंगे? आखिर में वो इसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ ही करेंगे। सुनिए, बड़ी दिलचस्प बात कही है फजील अहमद साहब ने। हो गया है, टाइम हो गया। मैं आखिरी में बस फजील साहब से 1-2 मिनट के लिए कि जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने कहा कि इजराइल ने अपनी सभी रेगुलर आर्मी के साथ साथ अब पूरी रिजर्विस्ट आर्मी भी गाजा में उतार दी है। तो इसी से पता चलता है कि इजराइल की सत्ता कब डिस्परेट में है। तो ये क्या कहेंगे? और दूसरा, आपके लिए राजा सिंह राजपूत साहब ने लिखा है, कैप्टन फजील साहब के बयान से गाजा फिलिस्तीन समर्थकों को उम्मीद जगती, हौसला बढ़ता है, इसलिए लोग बेसब्री से कैप्टन फजील साहब का इंतजार करते हैं, हक बयान करते हैं। फजील साहब, तो अब ये आपके लिए जुमला था, मैंने कहा कि बयान कर दूं, ऐसे तो बहुत सारे हैं। लेकिन फजील साहब, क्या लग रहा है कि आखिरी जब इस तरह की फौज बिल्कुल अपनी सब कुछ दांव पे लगाने की बात आ जाए, इतनी मुखालफत बावजूद, तो इसे जीत की नजर से देखा जाए कि ये कहा जाए कि अब सब कुछ, एक छोटी सी जगह सब कुछ दांव पे इजराइल लगा रहा है और ये आखिरी दांव होगा?
क्योंकि मुखालफत हो रही, कभी भी नेतन्याहू सरकार भी आ सकती है। आखिरी कमेंट जी। मुमताज भाई देखिए, इजराइल जो है वो खत्म हो चुका है। थोथा चने बाजे घना, समझ रहे हैं आप? ये कहावत हम लोग के गांव में कि जो चना खाली होता है वो बजता बहुत ज्यादा है। तो अब एक देखिए, एक अमेरिका जब आए थे ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प जब आए थे अरब में, पता नहीं कितने हजार करोड़ का उनको हथियार दे गए। उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया कि हम तुमको इतना हथियार देंगे। अच्छा, वो हथियार अरब क्या करेगा उसका? वो किस पे इस्तेमाल करेगा? जरूरत पड़ी तो इजराइल पे कर देगा, ईरान पे तो कर नहीं सकता, यमन पे कर नहीं सकता, जॉर्डन पे कर नहीं सकता, इराक पे कर नहीं सकता। तो जितना कितना मिलियन डॉलर का जो हथियार अरब को दे गए, जरूरत पड़ी तो किस पर इस्तेमाल होगा? इजराइल पे हो जाएगा बगल में। तो इजराइल को ये बात तो सोच रहा होगा ना कि अमेरिका आकर के कतर को कतर को दे रहा है हथियार, अरब को दे रहा है। तो ये सब हथियार ये लोग लेके कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे उस हथियार का जब कोई इस्तेमाल ही नहीं है उसका? फिर भी अमेरिका उनको दे रहा है, तो किसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे? मिसाइलें हो या एमिनेशन हो या कोई भी चीज हो, रखे रखे खराब हो जाती है। अगर उसका इस्तेमाल नहीं है तो बेकार हो जाती है। रिवॉल्वर की गोली जो है वो, अगर उसका एक टाइम है, उसके बारूद की एक लाइफ होती है कि अगर साल भर 6 महीना के बाद आप उसको यूज करेंगे, वो फायर ही नहीं कर पाएगी, फुस हो जाएगी वो। तो इसी तरह से हर एमिनेशन, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे हथगोला हो, चाहे कोई भी चीज हो, बारूद की अपनी एक लाइफ होती है। उसके बाद वो बेकार हो जाता है, चाहे कितना महंगा क्यों ना हो। रिवॉल्वर की गोली 40 रुपए की भी मिलती है और 400 की भी मिलती है, 4000 की भी मिलती है, लेकिन सब अपने टाइम पे खराब हो जाती है। हर बारूद का एक टाइम पीरियड होता है और बारूद सब में इस्तेमाल होता है। ये अब अरब क्यों ऐसा कर रहा है? तो क्या इजराइल को ये बात नहीं समझ में आ रही होगी कि ये जो हथियार कतर को और इसको अमीरात को और अरब को दे रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वो हथियार इजराइल पे ही इस्तेमाल हो जाए? ऐसा भी तो हो सकता है कि अरब ने पूरा जाल बिछा दिया है, सीरिया को हथियार दे रहे, अरब को हथियार दे रहे, कतर को हथियार दे रहे। क्यों दे रहे भाई? हो सकता है कि वो इस्तेमाल इजराइल पे ही हो जाए। जब जॉर्डन से पूरे 5 लाख लोग मूव करेंगे तो इजराइल अपने हथियार का मुजाहरा करेगा, तो उसके बदले में अरब भी कर देगा। भाई अरब को भी अपनी आवाम की बात सुननी पड़ेगी ना, वो इजराइल और अमेरिका की कौन सुनेगा? नहीं तो वही होगा कि उनके महल में जाके, स्विमिंग पूल तो उनके महल में भी है, लोग नहाएंगे, उनके किचन में जाके खाना खाएंगे, जो श्रीलंका में हुआ। वो तो कहीं भी हो सकता है। तो ये अमेरिका की इतनी जबरदस्त चाल, प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत ही बिजनेसमैन आदमी है, एक बात तो आप मान लीजिए, और भरोसा करने के लायक नहीं है। कोई भी उनको भरोसा अब नहीं कर रहा है। तो ये एक चीज मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प भरोसे के लायक नहीं है, और इजराइल के लिए उन्होंने पूरा फंदा तैयार कर रखा है, चारों तरफ जाल बिछा दी है। अब जिस दिन भी वो वक्त आएगा, इजराइल के ऊपर वो जाल पड़ जाएगी और इजराइल के नेतन्याहू को अमेरिका कहेगा कि तुम छोड़ दो, आ जाओ, हम अमेरिका में तुमको एक बंगला बना के देते रहे, वहीं आके रहो जी। तो नाजरीन, ये थे हमारे एक्सपर्ट जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया, और आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे तो ये चैनल के लिए मदद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।